घड़ी चल रही है, बम तैयार हैं और एक नाजुक युद्ध विराम और मध्य पूर्व पर अब तक के सबसे विनाशकारी सैन्य हमले के बीच जो एक चीज़ खड़ी है वो है एक पन्ने का एक दस्तावेज जिस पर कोई भी पक्ष दस्तखत करने को तैयार नहीं। ये कोई काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, ये वॉशिंगटन के किसी थिंक टैंक में खेला जाने वाला युद्ध का खेल नहीं है। ये अभी इसी वक्त हो रहा है। अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज की खाड़ी में गश्त कर रहे हैं, ईरानी गनबोट अंधेरे में चक्कर लगा रही हैं, राजनयिक पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए होटल के कमरों में दस्तावेज आगे पीछे भेज रहे हैं उस युद्ध विराम को एक साथ थामे रखने की कोशिश में जिसे खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने मैसिव लाइफ सपोर्ट पर बता दिया है। और इन सब के बीच धमकियों, आखिरी मोहलतों, टूटे हुए वादों और जलते हुए तेल के टैंकरों के बीच दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिर ये हाथ मिलाने पर ख़त्म होगा या जहन्नुम के तूफान पर। यह समझने के लिए कि हम यहाँ कैसे पहुँचे आपको पीछे जाना होगा, महीनों नहीं सालों, क्योंकि यह संकट 2026 में शुरू नहीं हुआ, ये 2025 में भी शुरू नहीं हुआ। जो कुछ आप अभी होते देख रहे हैं उसके बीज बहुत पहले बोए गए थे, अविश्वास की दशकों, प्रतिबंधों, छद्म युद्धों और टूटे हुए समझौतों से सींचे गए थे। लेकिन जिस माचिस ने इस खास आग को जलाया वो मार्च 2025 की एक शांत सुबह जली जब डोनाल्ड ट्रंप बैठे और उन्होंने एक खत लिखा। वो खत अली खामेनेई को भेजा गया, ईरान के सुप्रीम लीडर को। उसमें ट्रंप ने कुछ ऐसा पेश किया जो सतह पर लगभग उचित लगता था। उन्होंने कहा, बात करते हैं। उन्होंने नए परमाणु वार्ता का प्रस्ताव दिया, ईरान के लिए मेज़ पर आने का मौका, प्रतिबंध हटाने और संबंध सामान्य करने का रास्ता। लेकिन उस पेशकश के अंदर एक ऐसी धमकी छिपी थी जिसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान ने इनकार किया, अगर तेहरान ने 60 दिनों के भीतर कोई कदम नहीं उठाया तो नतीजे सैन्य होंगे, प्रतीकात्मक नहीं, बयानबाजी नहीं, सैन्य। खामेनेई ने पहले जवाब नहीं दिया। वो चुप रहे क्योंकि उनकी दुनिया में जवाब देना कमज़ोरी मानना था। लेकिन उनके सलाहकार खुफिया रिपोर्टें पढ़ रहे थे। वो अमेरिकी विमान वाहक पोतों को फारस की खाड़ी में नई स्थिति लेते देख रहे थे। वो डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षक विमानों के जमा होने पर नज़र रखे हुए थे और उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को चुपके से वो बात कही जो वो सुनना नहीं चाहते थे, कि धमकी असली है, कि आर्थिक दबाव पहले से ही सिस्टम को अंदर से तोड़ रहा है और यह कि ट्रंप के खत को नज़रअंदाज करना इस्लामी गणराज्य की आखिरी गलती हो सकती है। तो ईरान ने पलक झपकाई। चुपचाप, सावधानी से ओमान में गुप्त संपर्कों के जरिए तेहरान ने संकेत दिया कि वो बात करने को तैयार है। और 12 अप्रैल 2025 को कुछ ऐतिहासिक हुआ। वर्षों में पहली बार वरिष्ठ अमेरिकी और ईरानी अधिकारी एक दूसरे के सामने या कम से कम पड़ोसी कमरों में मस्कट में बैठे। स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के विशेष दूत, ने अमेरिकी पक्ष की अगुवाई की। अब्बास अराघची, ईरान के विदेश मंत्री, ने ईरानी पक्ष की। ओमानियों ने मेज़बानी की और एक संक्षिप्त नाजुक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कूटनीति शायद वाकई काम कर जाए। वार्ता के 3 दौर हुए, फिर चौथा तय किया गया। तकनीकी टीमें गठित की जा रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के विशेषज्ञ वियना के लिए सफ़र की तैयारी कर रहे थे। दोनों राजधानियों से आने वाली भाषा सावधानी से सुरक्षित होने के बावजूद इस रिश्ते में एक दुर्लभ चीज़ रखती थी, प्रगति की झलक। और फिर सब कुछ बिखर गया। इजराइल इन वार्ताओं को बढ़ती चिंता के साथ देख रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी कूटनीतिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं किया था। उन्होंने वर्षों ये दलील देते गुजारे थे कि ईरान वार्ता के धुएं के पीछे यूरेनियम संवर्धन करते हुए समय का खेल खेल रहा है, परमाणु हथियार के करीब से करीब होता जा रहा है, जबकि दुनिया फ्रेमवर्क और सनसेट क्लॉज पर बहस करती रही। और जून 2025 तक नेतन्याहू ने फैसला कर लिया कि काफ़ी देख चुके हैं। इजराइल ने वो युद्ध शुरू किया जो 12 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना गया। ईरान के सैन्य ढांचे और सबसे महत्वपूर्ण उसकी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने वाले हवाई हमलों की एक केंद्रित श्रृंखला। ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर मारे गए, प्रमुख संवर्धन सुविधाओं को नुकसान पहुंचा और अमेरिका ईरान वार्ता का छठा द्वार जो 15 जून को ओमान में तय था, अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। स्पष्ट भरपूर फायदे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तेहरान को यह साफ करते हुए कि अमेरिकी सैन्य ताकत का पूरा बोझ किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। लेकिन 12 दिवसीय युद्ध ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं किया। इसने उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्हें पीछे धकेला। इसने वो ढांचा तबाह किया जिसे दोबारा बनाने में साल लगते। लेकिन इसने ईरानी राज्य की इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ा। और अगले महीनों में ईरान के अंदर कुछ अप्रत्याशित हुआ। देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन फूट पड़े। वर्षों के प्रतिबंधों से पैदा हुई आर्थिक तबाही इजरायली हमलों की बेइज्जती के साथ मिलकर ईरानी समाज के अंदर एक प्रेशर कुकर बना गई जिसे सरकार संभालने के लिए जूझती रही। और अजीब बात यह कि यही आंतरिक अफरा तफरी दोनों पक्षों को दोबारा मेज़ पर ले आई। 2028 की शुरुआत तक परोक्ष वार्ता दोबारा शुरू हो गई थी। इस बार फिर ओमान के जरिए अमेरिकियों और ईरानियों ने मध्यस्थों के जरिए प्रस्तावों का आदान प्रदान किया। और फरवरी के आखिर में एक संक्षिप्त पल के लिए वास्तविक उम्मीद पैदा हुई। ओमान के विदेश मंत्री
बद्र अल-बुसैदी एक बैठक से निकले और दुनिया को बताया कि वो आश्वस्त हैं कि शांति समझौता पहुंच में है। उन्होंने कहा कि ईरान ने कुछ बिल्कुल नया स्वीकार किया है, एक वादा कि वो कभी भी ऐसा परमाणु सामग्री नहीं रखेगा जो बम बना सके। किसी भी मानक से यह एक महत्वपूर्ण बयान था। ट्रंप ने कहा वो संतुष्ट नहीं थे और फिर 28 फरवरी 2026 को, जब वो वार्ता अभी तकनीकी रूप से जारी थी, अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया। हमले बिना आखिरी चेतावनी के आए। वो बड़े पैमाने पर थे, समन्वित थे और सिर्फ ईरान के सैन्य ढांचे को नहीं बल्कि उसकी राजनीतिक नेतृत्व को भी निशाना बनाया। अली खामेनेई, जो 3 दशकों से ज़्यादा समय से ईरान पर शासन कर रहे सुप्रीम लीडर थे, मारे गए। अली लारिजानी, गुप्त वार्ता के प्रमुख किरदारों में से एक, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। पहले कुछ घंटों में कई सैन्य कमांडर हलाक हुए। ईरान 1 मार्च की सुबह बिना नेतृत्व के सदमे में और आग में जागा। ईरान की प्रतिक्रिया तत्काल और बेरहमाना थी। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश हुई। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकाने ड्रोन और मिसाइल हमलों की चपेट में आए। खाड़ी के अरब देश, जिन्होंने चुपचाप अमेरिकी रुख का समर्थन किया था, अचानक खुद को क्रॉस फायर में पाया। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर में ईरानी हमलों के साथ। और फिर ईरान ने कुछ ऐसा किया जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भूकंप ला दिया। उसने होर्मुज की खाड़ी बंद कर दी। दुनिया का 20% तेल उस संकरे जलमार्ग से गुजरता है। जब ईरान ने उसे बंद किया तो तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ी नहीं, वो फट पड़ी। कच्चे तेल का ब्रेंट मानक $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया और बढ़ता रहा। अमेरिका में डीजल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाइयों के करीब पहुंच गईं। सप्लाई चेन, जो वर्षों की बाधा से बमुश्किल उभरी थी, फिर लड़खड़ाने लगी। आर्थिक दर्द सिर्फ ईरान का नहीं था, ये वैश्विक था, तात्कालिक था और दुनिया की हर सरकार के लिए राजनीतिक रूप से जहरीला था। ईरान ने खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त किया और नई नेतृत्व, एक तबाह सेना, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बमबारी के हफ्तों से सदमे में एक देश का सामना करते हुए एक हिसाब लगाने बैठी। वो हथियार नहीं डालेंगे, लेकिन वो बातचीत करेंगे, अपनी शर्तों पर, अपने समय में और ऐसी शर्तों के साथ जो अमेरिकियों को बहुत तकलीफदेह लगेंगी। ट्रंप इस बीच इस तरह आखिरी मोहलतें दे रहे थे जैसे दूसरे राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं। उन्होंने 6 मार्च को बिना शर्त आत्मसमर्पण का मांग किया। उन्होंने धमकी दी कि अगर 21 मार्च तक समझौता नहीं हुआ तो पुलों और ऊर्जा ढांचे पर बमबारी करेंगे। फिर आखिरी मोहलत 23 मार्च कर दी, फिर 7 अप्रैल। फिर उन्होंने धमकी दी कि वो ईरान की पूरी तहजीब मिटा देंगे। इतनी शिद्दत भरी भाषा कि व्हाइट हाउस को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि नहीं, अमेरिका परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखता। पाकिस्तान इस अफरा तफरी में मध्यस्थ के रूप में आगे आया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दोनों पक्षों से संबंध थे, प्रभाव की एक भौगोलिक स्थिति थी और संघर्ष को अपनी सरहदों की तरफ फैलने से रोकने में गहरी दिलचस्पी थी। 8 अप्रैल 2026 को हफ्तों की फ्रैंटिक बैक चैनल कूटनीति के बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया कि अमेरिका और ईरान एक शर्तीय 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान के 10 बिंदु वाले प्रस्ताव को वार्ता का व्यावहारिक आधार करार दिया। बंदूकें ज़्यादातर खामोश हो गईं और दुनिया ने संक्षेप में सांस ली। लेकिन युद्ध विराम कभी वाकई युद्ध विराम नहीं था। दोनों पक्ष फायरिंग करते रहे। अमेरिकियों ने होर्मुज की खाड़ी के पास ईरानी ठिकानों पर हमले किए और आग्रह किया कि यह युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं है। ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक संपत्तियों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागीं और इसे आत्मरक्षा करार दिया। ज्वाइंट चीफ्स के अध्यक्ष ने पुष्टि की कि ईरान ने युद्ध विराम शुरू होने के बाद से 10 से ज़्यादा बार अमेरिकी सेना पर हमला किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन से उड़ने वाले यूएस नेवी F-18 सुपर हॉर्नेट्स ने ओमान की खाड़ी में ईरानी टैंकरों को निष्क्रिय किया। एक ऐसी शांति प्रक्रिया की सतह के नीचे एक छिपी हुई जंग लड़ी जा रही थी जिस पर कोई भी पक्ष पूरी तरह यकीन नहीं रखता था। मई तक वार्ता का केंद्र 14 बिंदु वाले दस्तावेज पर आ गया था। एक पन्ने का एक समझौता झापन जिस पर राजनयिकों को उम्मीद थी कि एक असली समझौते की बुनियाद बन सकता है। अमेरिकी पक्ष की शर्तें कम से कम सार्वजनिक रूप से स्पष्ट और गैर प्रक्राम्य थीं। ईरान को कम से कम 12 सालों के लिए सभी यूरेनियम संवर्धन रोकना था। कुछ अमेरिकी अधिकारी 20 साल की मांग कर रहे थे। ईरान को 60% तक संवर्धित यूरेनियम का अपना भंडार, लगभग 440 किलोग्राम ऐसी सामग्री जो हथियार ग्रेड के खतरनाक करीब है, सौंपना था। ईरान को कभी परमाणु हथियार न खोजने, संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की अचानक निरीक्षण के लिए सहमत होने और भूमिगत परमाणु सुविधाएं न चलाने का वादा करना था। इसके बदले में अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध उठाता, दुनिया भर के खातों में जमे अरबों डॉलर ईरानी संपत्ति वापस करता और ईरानी बंदरगाहों की अपनी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म करता। होर्मुज की खाड़ी दस्तखत के 30 दिन के भीतर दोबारा खुलती। कागज़ पर यह एक ऐसा समझौता था जो ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के सबसे खतरनाक तत्वों को खत्म करने के बदले महत्वपूर्ण आर्थिक राहत देता। ईरान ने इनकार कर दिया, या बल्कि ईरान ने कुछ ऐसा कहा जो कूटनीतिक भाषा में लिपटा इनकार था।
तेहरान ने अमेरिकी मांगों को अनुचित, अतिवादी और एक तरफा करार दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि देश के रुख में हॉर्मुज की खाड़ी पर उसकी संप्रभुता की मान्यता शामिल है। एक मांग जो अमेरिका कभी स्वीकार कर सके उसकी सीमाओं से इतनी बाहर थी कि अमेरिकी अधिकारियों ने निजी तौर पर इसे सिरे से अस्वीकार्य बताया। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ, जो इस्लामाबाद में वार्ता के प्रमुख वार्ताकार रहे थे, ने सार्वजनिक रूप से ईरानियों को चेतावनी दी कि आगे का रास्ता कठिन है। देश के अंदर ईरानी कट्टरपंथी पूरी तरह की जंग की मांग कर रहे थे। नए सुप्रीम लीडर के मीडिया आउटलेट ने मेल मिलाप नहीं, बदले की मांग करने वाले संपादकीय प्रकाशित की। ईरान के जवाबी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब उस भाषा में दिया गया जो वो सबसे बेहतर जानते हैं, सोशल मीडिया और उच्च स्तरीय शब्द। उन्होंने इसे कूड़ा कहा, उन्होंने इसे बेवकूफ़ाना कहा, उन्होंने ईरानी नेतृत्व को पागल कहा, उन्होंने कहा युद्ध विराम मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है। और फिर हफ्तों में पहली बार उनके सहयोगियों ने पत्रकारों को फुसफुसाते हुए बताना शुरू किया कि राष्ट्रपति अब युद्ध विराम शुरू होने के बाद से किसी भी वक्त से ज़्यादा गंभीरता से पूर्ण सैन्य अभियानों की वापसी पर विचार कर रहे हैं। पेंटागन पहले से ही विकल्प तैयार कर रहा था। विश्लेषकों और पूर्व सैन्य योजनाकारों ने विस्तार से बताया कि एक नया अमेरिकी अभियान कैसा दिखेगा। यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों से शुरू होगा, वो रॉकेट जो पहले ही इजराइल और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना चुके हैं। यह होर्मुज की खाड़ी में नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बनाएगा, खासकर ईरान के तेज़ रफ्तार हमलावर नावों के बेड़े को, जो बड़े युद्ध पोतों को घेर कर मात देने की क्षमता रखते हैं। यह वायु रक्षा प्रणालियों, कमांड और कंट्रोल नेटवर्कों, IRGC के ढांचे और उन सप्लाई चैनलों के पीछे जाएगा जो ईरान क्षेत्र में प्रॉक्सी बलों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है। और अगर स्थिति और बिगड़ी तो यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम 12 दिवसीय युद्ध के बाद जो कुछ बचा है पर वापस आएगा। आर्थिक उपकरण को भी तेज किया जा रहा था। ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पहले से लागू थी। वो गुप्त तेल शिपमेंट बंद करते हुए जो ईरानी अर्थव्यवस्था को पूर्ण तबाही से बचा रहे थे। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के विश्लेषकों ने दलील दी कि 3 से 6 और हफ्ते अधिकतम आर्थिक दबाव बिना एक अतिरिक्त गोली चलाए ईरान को अमेरिकी शर्तों पर मेज़ पर ला सकता है। दूसरे कम धैर्यशाली थे। इजराइल ये सब साइडलाइन से देखते हुए अपनी चिंताओं का अपना सेट रखता था। नेतन्याहू वार्ता की दिशा पर निजी तौर पर क्रोधित थे। वो इस युद्ध में स्वीकार्य नतीजे के लिए 5 शर्तों के साथ गए थे। सभी संवर्धित यूरेनियम का खात्मा, ईरान के संवर्धन ढांचे का विनाश, बैलिस्टिक मिसाइलों का समाधान, हिजबुल्लाह और हमास के लिए ईरानी समर्थन का अंत और मजबूत परमाणु निरीक्षण। मई तक इजरायली सूत्र CNN को बता रहे थे कि बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क चुपचाप अमेरिकी वार्ता ढांचे से हटा दिए गए लगते हैं। नेतन्याहू ने अपनी सार्वजनिक मांगें एक तक सीमित कर दी। यूरेनियम को ईरान से निकालो, सारा और संवर्धन क्षमता तबाह करो। बाकी सब कुछ उनके सूत्रों ने स्वीकार किया, शायद मेद से बाहर है। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने साफ बात की। बुनियादी चिंता यह है कि ट्रंप वार्ता से थक जाएंगे और आखिरी पल की रियायतों के साथ एक समझौता, कोई भी समझौता कर लेंगे। ये डर पागलपन नहीं है, ये पैटर्न पहचान है। ट्रंप की वार्ता में जीत का ऐलान करने की दस्तावेजी इतिहास है, जिसके बारे में उनके आलोचकों का कहना है कि वो विज्ञापन से कम देते हैं। और होर्मुज की खाड़ी की बंदी से पैदा होने वाला आर्थिक दर्द तेहरान में नहीं, अमेरिकी किराना दुकानों, अमेरिकी पेट्रोल पंपों और अमेरिकी जनमत के आंकड़ों में उतर रहा था। इस बीच रूस चुप नहीं बैठा था। राष्ट्रपति पुतिन ने इमारती नेतृत्व के साथ फ़ोन पर बात की और फिर ईरानी विदेश मंत्री अराघची से व्यक्तिगत रूप से मिले। चीन, जिसकी अर्थव्यवस्था फारस की खाड़ी के तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, शुरू से ही युद्ध विराम के वार्ता में चुपचाप शामिल था। एक तथ्य जिसे व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। बड़ी ताकतें सभी इस संकट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थीं, हर एक अपने अपने हितों के साथ, कोई भी एक समान नहीं, सभी फिक्रमंद। 16 मई को ट्रंप ने वो जारी किया जो लंबी आखिरी मोहलतों की एक श्रृंखला में सबसे ताज़ा बन चुकी है। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को सीधे बताया कि अगर वो समझौते की तरफ नहीं बढ़े तो उनका बहुत बुरा वक्त आएगा। उन्होंने लगभग एक ही सांस में यह भी माना कि ईरान का एक समझौता करने में फ़ायदा है। ये कैसे राष्ट्रपति से कूटनीतिक बारीकी का दुर्लभ पल, जिन्होंने इस संघर्ष का ज़्यादा हिस्सा प्रलयकारी धमकियों के जरिए बात करते हुए गुजारा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, हमेशा कमरे में ठंडी आवाज़, ने सार्वजनिक रूप से कहा कि असली समझौते को एक दिन में लिखना ज़रूरी नहीं। वो वक्त खरीद रहे थे, सब वक्त खरीद रहे थे। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विदेश नीति संस्थानों में से एक कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने एक गंभीर आकलन प्रकाशित किया कि चीज़ें कहाँ खड़ी हैं। ईरान का संवर्धन ढांचा 12 दिवसीय युद्ध में पहले से ही कड़ा नुकसान उठाकर नज़दीकी भविष्य में औद्योगिक पैमाने पर दोबारा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन तेहरान चुपचाप भूमिगत सुविधाओं को दोबारा निर्मित करना शुरू कर सकता है, ये शर्त लगाते हुए कि होर्मुज की खाड़ी को बंद करने
और वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह करने की उसकी साबित क्षमता उसे वो वक्त खरीदने के लिए काफ़ी निवारण प्रदान करती है जिसकी उसे ज़रूरत है। परमाणु सवाल, विश्लेषकों ने निष्कर्ष निकाला, युद्ध से हल नहीं हुआ था, ये सिर्फ जटिल हुआ था। आइए ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय संस्था जून 2025 के हमलों के बाद से निरीक्षण दोबारा शुरू करने में असमर्थ है। ये इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि क्या तबाह हुआ, क्या बचा और क्या दोबारा बनाया जा रहा है। उस पुष्टि के बिना कोई भी परमाणु समझौता अपने सार में भरोसे का मामला है, और वाशिंगटन और तेहरान के बीच भरोसा कम आपूर्ति में नहीं, ये बुनियादी रूप से नदारद है। पूर्व प्रमुख वार्ताकार जॉन केरी ये सब बाहर से देखते हुए ने स्थिति की तुलना खोमेनी के जहरीले प्याले से की। 1988 के उस पल का हवाला जब ईरान के संस्थापक ने एक ऐसे युद्ध विराम का कड़वा घूंट पिया जिसे वो नापसंद करते थे क्योंकि विकल्प तबाही था। यही चुनाव ईरान आज कर रहा है, बिल्कुल एक जैसा नहीं, लेकिन उसके साथ तकलीफदेह ताल मिलाता हुआ। एक ऐसे समझौते को स्वीकार करें जो परमाणु निवेश की दशकों को छीन ले, संवर्धित यूरेनियम एक दुश्मन को सौंपे, और ऐसे निरीक्षणों के सामने सिर झुकाए जो ईरानी संप्रभुता के स्थायी कब्जे जैसे लगते हैं, या डटे रहें और ज़्यादा आर्थिक सजा झेलें, नई बमबारी का जोखिम मोल लें और यह जुआ खेलें कि इस युद्ध को बनाए रखने की अमेरिकी राजनीतिक इच्छा शक्ति ईरान से पहले टूट जाएगी। और अमेरिकी पक्ष पर ट्रंप के सामने उसी दुविधा का अपना संस्करण है। एक नया युद्ध, पूर्ण सैन्य अभियानों की वास्तविक दोबारा शुरुआत, तेल की कीमतों को ऐसे स्तर तक ले जाएगी जो वैश्विक मंदी को बढ़ावा दे सकती है। यह सैन्य संसाधन, राजनीतिक पूंजी और अमेरिकी जाने खाएगा। ये लगभग निश्चित रूप से वो साफ निर्णायक नतीजा नहीं देगा जिसका राष्ट्रपति हमेशा वादा करते हैं और युद्ध शायद ही कभी देते हैं, लेकिन एक बुरा समझौता, एक ऐसा समझौता जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आंशिक रूप से बरकरार रखता है, बैलिस्टिक मिसाइलों को नज़रअंदाज करता है, जो सरकार को स्थिर होने और दोबारा बनाने देता है, लंबे समय में उतना ही खतरनाक हो सकता है, और हर आलोचक को नेतन्याहू सहित वही गोला बारूद देगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है। इससे कोई आसान बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कभी नहीं था। वो दस्तावेज़ जो अभी मेज़ पर रखा है, बिना दस्तखत, विवादित और एक ऐसे युद्ध विराम के मलबे से घिरा हुआ है जिसे दोनों पक्ष उल्लंघन न करते रहते हैं। इस पल को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ने वाला सबसे पतला धागा है जो तबाही पर ख़त्म न हो। इस्लामाबाद और जेनेवा में मध्यस्थ रात भर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री फ़ोन पर उन विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं जो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। कतरी संदेश ले जा रहे हैं, चीनी चुपचाप दबाव डाल रहे हैं, ओमानी उम्मीद लगाए बैठे हैं, और होर्मुज की खाड़ी में कहीं अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और ईरानी गनबोट अभी भी अंधेरे में एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, इंतज़ार में, क्योंकि घड़ी चल रही है, बम तैयार हैं, और एक पन्ने का वो दस्तावेज़ जिस पर कोई भी पक्ष दस्तखत करने को तैयार नहीं। इस पल और अगले युद्ध के बीच वो सब कुछ है जो खड़ा है।